नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग हिंदी विषय देख रहे हैं, जिसमें आपको टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। और ये जो होगा मेरा सेट नंबर जो होगा ये 23 सेट नंबर होगा। इसके पहले हम लोग 22 सेट का डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको डिस्कशन वहां पे मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन में जो रखा गया है ऑप्शन वाइज डिस्कशन किया जाता है। और यहाँ पर जो है हम लोग सेट 23 में भी हम लोग देखेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से यहाँ प्रश्न लिया गया है, जिसमें आधुनिक काल को, रीति काल को, आदि काल को और भक्ति काल को कवर किया गया है। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा हुआ है उसको हम ऑप्शंस के साथ जोड़ के क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन का आपको डिस्कशन करा रहे हैं। आप मेरा वीडियो पीछे वाला देखे होंगे तो आपको अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार से हम डिस्कशन कराते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। सेट नंबर 23 से हम लोग देखते हैं, प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने विषय हिंदी विषय से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्न के लिए 80 नंबर दिया रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर 71 से स्टार्ट हुआ है। देखिएगा 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। हिंदी में बोलियों की संख्या कहे कितनी होती है, 18 होती है। अब कह रहा है कि राजस्थान की बोली नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हुए थे कि बुंदेली जो है ये किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। याद रखेंगे, बुंदेली जो होगी किसके अंतर्गत आएगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मारवाड़ी है और मालवी है ये दोनों बोलियाँ किसके अंतर्गत आती है, तो राजस्थान के अंतर्गत ये बोलियाँ आती है। मारवाड़ी और मालवी जो है राजस्थान के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हैं जयपुरी और मेवाती, जयपुरी और मेवाती भी राजस्थान के अंतर्गत आती है बोली। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो पूछा था कि राजस्थान की बोली कौन नहीं है, तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। ये कहाँ की है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। और याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियों को शामिल किया गया है, तो 5 बोलियों को पश्चिमी हिंदी में शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 नंबर कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है, तो आपको हम कई बार डिस्कशन में बताए हैं कि इनके अपूर्ण उपन्यास का नाम जो है मंगलसूत्र है। कौन सा है जी, मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और आप याद रखेंगे, यदि पूछा जाए कि प्रेमचंद्र का जो मूल नाम है, इनका मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा मूल नाम जो है धनपत राय है। क्या है जी, मूल नाम धनपत राय है इनका। याद रखिएगा पूर्ण उपन्यास अगर पूछे कि इनका पूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो याद रखिएगा गोदान जो है इनका पूर्ण उपन्यास है, जो 1936 ईस्वी में लिखा गया है। याद रहेगा, गोदान इनका जो है पूर्ण उपन्यास है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख भी सकते हैं सेवा सदन, रंगभूमि इन्हीं का लिखा गया रचना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए। 73 नंबर कह रहा है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा सर्वनाम के अगर भेद की बात करता है तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और ध्यान रखिएगा सर्वनाम की अगर कुल संख्या पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यदि आपसे कुल संख्या पूछता है तो इसकी कुल संख्या कितनी होगी, 11 हो जाएगी। कुल भेद कहेगा तो 6 हो जाएगा। सर्वनाम की कुल संख्या 11 हो जाएगा। सर्वनाम का 6 भेद होता है, जिसमें से आप देख लीजिए ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन जो होता है गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुणवाचक जो है ये क्या है, ये सर्वनाम न होकर ये जो है विशेषण के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप देख भी सकते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम के 6 भेद हो गए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत का जो शब्द होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं केतकी जो है क्या है, केतकी जो है आपका जो है तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। केतकी तत्सम शब्द है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर ये पूछा जाए कि ये अस्थाई कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। क्या है जी, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो अस्थाई ही होता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। याद रखिएगा ये शब्द जो है आपका तद्भव है और ये वाला शब्द जो है आपका तत्सम है। और ये प्रश्न जो है कहाँ से उठाया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे शब्द भेद पढ़े होंगे। तो शब्द भेद में आपको बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो आप जानते हैं इंसा अल्लाह खान की ये क्या है, प्रसिद्ध कहानी है। चलिए हम आपको ऑप्शन भी हम दिखाते हैं। आपको ऑप्शन भी अब दिखने लगा है। देखिए ऑप्शन एक ही में दिया है इंसा अल्लाह खान, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। लल्लू लाल का पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रेम सागर, कौन सा रचना है इनका, प्रेम सागर जो है लल्लू लाल का रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर देखिएगा कह रहा है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है आपका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और अर्ध विराम का कैसा चिन्ह होता है, ऐसे चिन्ह होता है। याद रखिएगा अर्ध विराम के लिए ऐसे, और योजक चिन्ह का ऐसे चिन्ह होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, आप देख भी सकते हैं। एक ऐसा कोष्टक होता है, एक ऐसा होता है और एक जो होता है ऐसा दिया रहता है। कोष्टक 3 प्रकार के हो गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर कह रहा है कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है। तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु जी जो हैं बालबोधिनी पत्रिका के संपादन किए हुए हैं, कवि वचन सुधा का भी संपादन किए हुए हैं, लेकिन भारतेंदु पत्रिका का नहीं किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 77 का 3 हो जाएगा। आप याद रखेंगे भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं, तो राधा चरण गोस्वामी। कौन बनते हैं भारतेंदु के, तो राधा चरण गोस्वामी बनते हैं। और ये कब बनते हैं, तो याद रखिएगा 1883 में। कब, 1883 में। और कहाँ पर इस पत्रिका का संपादन होता है, तो वृंदावन में क्या होता है, संपादन होता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो है बालाबोधिनी है और कवि वचन सुधा है, ये दोनों पत्रिका कहाँ से निकलती है भारतेंदु की, तो ये जो है काशी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, काशी से निकलती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। सदैव एक वचन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सहायता शब्द लिखा गया है इसे हमेशा हम लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 78 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिएगा हमेशा एक वचन वाले शब्द हैं, जैसे आकाश हो जाएगा, ठीक है ना, आकाश हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा, ठीक। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 79 नंबर, देखिए समास से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि घास फूस में कौन सा समास है। तो घास फूस में क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो घास और फूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घास और फूस हो जाएगा। तो जहाँ पर विग्रह करने पर और जैसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर जो होता है आपका द्वंद्व समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है। द्विगुण समास का पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। और ये भी याद रखेंगे कि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगर आपसे प्रश्न करता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो शिक्षक जो होगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप याद रखिएगा संज्ञा से प्रश्न पूछा गया है तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगर आपसे कहता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 81 नंबर प्रश्न देखिए, 81 अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो आपको हम बताए हैं कि जहाँ पर एक उद्देश्य मिले, क्या मिले, एक उद्देश्य मिले और एक क्या मिले, एक विधेय मिले, तो वो जो आपका होता है कौन सा वाच्य होता है जी, तो वहाँ पर कर्तरी वाच्य होता है। बताया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए राम जो है क्या है, उद्देश्य हो जाएगा, और बाकी किताब पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय मिले वहाँ पर कर्तरी वाच्य हो जाएगा। और आप याद रखेंगे कि जो वाच्य होते हैं इस वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला देख लीजिए कर्तरी वाच्य, दूसरा क्रम वाच्य और तीसरा जो होता है आपका भाववाच्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 82 नंबर, देखिए ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। इनका पूरा नाम क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके द्वारा संपादित पत्र जो है कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो पत्र के संपादक बनते हैं समालोचक के बनते हैं। तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। समालोचक के संपादक पूछा जाए कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये कब बनते हैं, तो 1902 में बनते हैं इसके संपादक। अब ध्यान दीजिएगा ये जो नागरी नीरद देख रहे हैं ये जो है कैसी पत्रिका है, तो साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी, साप्ताहिक पत्रिका है। और इसके संपादक कौन है जी, तो प्रेम घन जो है इसके संपादक हैं नागरी नीरद के। अब कहे कि भारत मित्र जो है इसके संपादक कौन है भारत मित्र पत्रिका के, तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है जी, बाल मुकुंद गुप्त हैं। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खड़ खड़ का प्रवाची है। किसका प्रवाची कह रहा है कि खड़ का प्रवाची है। तो ध्यान रखिएगा खड़ का प्रवाची शब्द जो होता है गड्ढा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। खड़ का क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। याद रखिएगा अगर खड़ का और भी याद रखिए गर्दभ, क्या कहते हैं इसको, गर्दभ बोलते हैं। द के ऊपर क्या होगा, र का मात्रा होगा। उसके बाद इसको हम लोग धूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धूसर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि अर्थ का विलोम क्या होता है, इति होता है। तो ऑप्शन नंबर 84 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए। कह रहा है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो आपको हम बताए हैं कई प्रैक्टिस सेट में कि वात्सल्य रस का सम्राट जो है किसको बोला गया है, सूरदास को बोला गया है। और केवल वात्सल्य रस का सम्राट नहीं, इनको श्रृंगार रस का भी क्या बोला गया है, सम्राट बोला गया है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। कहे कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है, तो आप याद रखेंगे सूरदास को कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा सूरदास जो थे कृष्ण भक्त कवि थे। कैसे कवि थे, कृष्ण भक्त
कवि थे, इनकी रचना याद रखेंगे सुर साहित्य, सुर सरावली और साहित्य लहरी जो है इनकी प्रमुख रचना है। कहे कि बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिहारी जो है रीति काल के कवि हैं और ये एक ही रचना लिख के फेमस हो गए हैं जिनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। कौन सा है? बिहारी सतसई। आप याद रखेंगे तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं और भक्ति काल से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 86 नंबर देख लीजिए। 86 क्या कह रहा है? 86 जो है वाच्य से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कौन नहीं है जी? कर्मवाच्य नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें याद रखिएगा कर्तृवाच्य है, जिसमें एक ही क्या हो? उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वहाँ पर क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें जो है कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ देखिएगा उससे खाना नहीं खाया गया, ये कर्मवाच्य के अंतर्गत चला जाएगा। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य के अंतर्गत चला जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 86 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है आपका एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न को यहाँ पर उठाया गया है। तो आप याद रखिएगा दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं, और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 87 का 3 नंबर सही हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय कहे तो अपराह्न, और दोपहर के अगर पहले का समय कहता है तो इसको हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। यानी कि 12 बजे से पहले का समय, दोपहर में 12 बजे के से पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर में 12 बजे के बाद जो होता है अपराह्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर देख लीजिए। 88 कह रहा है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अच्छा क्वेश्चन है। कबीर की जो उलटवासियाँ है इसमें जो है किस रस का प्रयोग किया गया है? तो इसमें याद रखिएगा अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रस की संख्या। तो रस की संख्या जो होती है कितनी होती है? 8 होती है। किसके अनुसार होती है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में बताया है कि रसों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अगर कहे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विस्मय हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 89 नंबर देख लीजिए। 89 कह रहा है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? यानी कि कमल हो गया, मोती हो गया, और पानी में उत्पन्न होने वाला। तो आप जानते हैं कमल जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो होता है जलज के लिए प्रयुक्त होता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। यानी कि ये शब्द कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले ये जलज के क्या हो जाएंगे? अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा यदि आपसे कभी कमल का प्रवाची शब्द पूछे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोई शब्द दिया होगा, यदि उसके लास्ट में ज दिया रहे तो वो कमल का प्रवाची होता है। जैसे समझिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं नीरज, क्या लिख रहे हैं जी? नीरज लिख रहे हैं। तो नीरज जो होगा कमल का प्रवाची शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ज आ रहा है। जैसे जलज है, ठीक है ना, नीरज है, जलज है, सरोज है, लास्ट में ज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये कमल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे जो आपका हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये क्या है? एक ग्रंथ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को पूछा जाए कि किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है,
तो याद रखिएगा उन्हें जो है आलोक पर्व रचना पर क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला हुआ है, 1973 ईस्वी में मिला हुआ है। इनकी रचना याद रखेंगे, कुटज है, कल्पलता है, अशोक के फूल हैं, शीर्ष के फूल हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनका एक कहानी है 11 वर्ष का समय, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 कह रहा है वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन जो है वे पर किया गया है, तो इसको बताना है किस सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ पर जो है आपको मिल जाए, क्या मिले, यह, वह, ये और वे जैसे शब्द मिल जाए तो वो जो होते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा 91 का। क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी यह, वह, ये, वे शब्द मिल जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा इसकी संख्या जो होती है 11 होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बैरी, सम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो पढ़ने से जो है स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर कि ये जो है आपका जो है पंक्ति है जाके प्रिय न राम वैदेही। तो यहाँ पर जो है राम से रिलेटेड है यह पंक्ति। तो राम भक्त कवि कौन है, तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं। इसका मतलब कि ये तुलसीदास का कथन होना चाहिए और होगा भी, ये सही भी होगा। चलिए आपको हम ऑप्शन भी आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखने लगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक जो होगा सही हो जाएगा। और तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या पूछे कितनी है, तो 12 है, जिसमें से 6 जो है अवधी भाषा में है और 6 जो है आपका ब्रज भाषा में है। याद रहेगा। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक कहलाता है। और इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो इन्हीं के एक शिष्य थे धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93, तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो तरल का विलोम जो होगा आपका ठोस हो जाएगा। सरल का विलोम कहता तो कठिन हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो ध्यान देंगे इसका रूप जो है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा किसका रूप है, तो हिंदुस्तानी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा 94 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपको जो है जो शब्द दिया है उससे वाक्य बनाकर चेक करना पड़ेगा। तुम्हारी गरिमा खो गई, तुम्हारी गरिमा खो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्पर्श से करेंगे तो मैंने स्पर्श किया, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। उसने लेख लिखा, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तुम्हारी गरिमा खो गई, यानी कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 96 नंबर देखिएगा। 96 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव का मतलब क्या हुआ कि जो संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत के जो शब्द हैं उसके रूप में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। उसके रूप में परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन किए गए शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए तद्भव, यहाँ पर पूछा है तद्भव नहीं है। क्या पूछा है, तद्भव नहीं है। तो जो नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए तद्भव जो है आपका कसौटी है और काठ भी है। तद्भव कौन नहीं है, तो कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आपको हम बताए भी हैं कि जिस शब्द में
क्या दिया रहे, जिस शब्द में य दिया रहे वो शब्द जो होता है क्या होता है, तत्सम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कार्य जो है आपका तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यापार में भी उपसर्ग है, विक्षक में भी क्या है, उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, व्यापार और विक्षक में अगर कहे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो याद रखिएगा वी उपसर्ग है। यहाँ पर देखिएगा विरासत में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे अगर पूछता है, प्रश्न पूछता है कि विकल, क्या पूछता है कि विकल में कौन सा उपसर्ग है, तो वी ही हो जाएगा। और उपसर्ग जो है कितने शब्दों के से मिलकर बना है, दो शब्दों से, उपधन सर्ग के मेल से बना हुआ है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो पहले लगता है। चलिए हम लोग देखते हैं 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप ध्यान देंगे इन्हें जो है अपूर्वा पर क्या मिला है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं इन्हीं की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। गुल मेहंदी भी इन्हीं की रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है केदारनाथ अग्रवाल को, याद रखिएगा इन्हें मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, फूल नहीं रंग बोलते हैं पर। और अपूर्वा पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कौन जो है यहाँ पर जो है कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 2 जो होगा सही हो जाएगा। कहे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगर कहता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर कहता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे समास के भी 6 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 100 नंबर देखिए, कह रहा है कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा क्रिया के पहले जो है ये क्रम दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर क्रिया जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 101, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट में कौन सा अलंकार है। अलंकार यहाँ पर है, अलंकार से प्रश्न दिया गया है। तो याद रखिएगा अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभया अलंकार। यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक ही शब्द जो है कई बार आया है, जैसे सारंग यहाँ पर, सारंग यहाँ पर, सारंग यहाँ पे है, सारंग यहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द जो है कई बार आए, एक ही शब्द क्या है कई बार आए, और उसका अर्थ जो है हर एक बार क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। हमने क्या कहा कि एक ही शब्द जो है कई बार आए और उसका अर्थ जो है हर एक स्थिति में अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पर जो होता है आपका जो होता है यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 101 का 1 सही हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दार का विलोम है। उद्दार का यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है, जो बहुत इजी है। उद्दार का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार 102 का 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 103 नंबर देखिए, यहाँ पर भी विलोम से पूछा है। कह रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है, ये भी इजी है। जंगम का स्थावर होता है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग पहचानने के लिए क्या बताए थे कि जो भी शब्द दिया गया है उसका वाक्य बना के आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर आय से वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारी आय कम है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारी आ रहा है तो यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 कह रहा है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ध्यान देंगे, इसका सही अर्थ जो हो जाएगा, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 106 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बड़वे छंद है। कौन सा छंद है, बड़वे छंद है, क्योंकि जब मात्रा काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ तक मात्रा 12 होगा, उसके आगे काउंट करेंगे तो मात्रा यहाँ तक 7 आएगा, यानी कि 12 7 कितना हो गया, 19। तो जिसमें 19 मात्रा होता है वो बड़वे छंद का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। अब आप याद रखेंगे कि बड़वे जो है किस भाषा का छंद है, तो अवधी भाषा का व्यक्तिगत छंद है। अवधी भाषा का क्या है जी, व्यक्तिगत छंद है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 107 नंबर की, देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था। देरीदा का जन्म, इनका पूरा नाम जो होगा जाक देरीदा, क्या होगा, जाक देरीदा। जाक देरीदा का जन्म आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा अल्जीरिया में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर, इजी प्रश्न है। कह रहा है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। इसमें जो हो जाएगा सामान्य भूत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 108 का। और याद रखिएगा जो सामान्य भूत होते हैं, सामान्य भूत नहीं, ओनली आपसे अगर कहे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 109 नंबर देख लीजिए। 109 कह रहा है कि राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष्य के लिए आपको हम क्या बताए हैं कि जो संज्ञा शब्द होगा वही क्या होता है, विशेष्य होता है। तो यहाँ पर राम ही क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाएगा। तो 109 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर देखिएगा। 110 कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो याद रखिएगा जब सब कुछ जो है क्रिया के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार करता हो तो वहाँ पर जो होता है आपका कर्तृवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला आप देख सकते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर मूल का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर जड़ हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 112 नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आशीर्वाद लिखा गया है। तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया आशीर्वाद। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 113 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 113 कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। यानी कि काल विभाजन जो है सबसे पहले जो है किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे ये जो ग्रियर्सन साहब हैं इन्हीं के द्वारा सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया है।
और इनका एक ग्रंथ भी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में आता है। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में आता है। मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का जिसमें वर्णन आपको मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 114 नंबर। कह रहे गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही अर्थ होगा पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होने का मतलब पीछा न छोड़ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 115। कह रहे कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आप याद रखेंगे रोला छंद में मात्राएं जो होती है 24 होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं कि 16 मात्राएं किस में होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। 28 किस में मात्राएं होती है? तो हरि गीतिका, किसमें? हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं रोला जो है कौन सा छंद है? सममात्रिक है। चौपाई भी सममात्रिक है, हरि गीतिका भी सममात्रिक छंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 116 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडित्य में जो है यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 116 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन करता है। और यहाँ से याद रखेंगे प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पहला तद्धित प्रत्यय और दूसरा कृदंत प्रत्यय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 117 नंबर। कह रहा है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ औभट्ट में हैं? तो औभट्ट में कितने ग्रंथ हैं देख लीजिए। इनका जो है कीर्तिलता, कौन है जी? कीर्तिलता है। उसके बाद जो है क्या है जी? कीर्ति पताका है। ये 2 रचना जो है विद्यापति के द्वारा किया गया है, और दोनों रचना की भाषा क्या है जी? औभट्ट है। तो औभट्ट भाषा में 2 ही ग्रंथ मिलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 117 का 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा विद्यापति का एक और जो है यहाँ पर रचना है पदावली, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसलिए बता रहे हैं। पदावली जो है विद्यापति की रचना है, कहता है कि इसकी भाषा क्या है? तो मैथिली में इसको लिखा गया है, इसकी भाषा जो है मैथिली है, मैथिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको हम बताए थे कि निजवाचक में क्या मिलेगा आपको? स्वयं मिलेगा, स्वयं नहीं मिलेगा तो खुद मिलेगा, अपनापन मिलेगा, ठीक है ना, या निजी मिलेगा। तो ये जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहीं जो होता है वह वाक्य निजवाचक का उदाहरण हो जाता है। देखिए इसमें अपनापन है, ये भी निजवाचक है। यह समस्या मैं आप ही हल कर सकता हूँ, मैंने अपने आप, तो ये भी क्या है? निजवाचक है। अब चलिए तीसरा देखते हैं, यह मेरी निजी पुस्तक है, तो ये भी जो है निजवाचक है, यानी कि इसमें जो है एक से अधिक वाक्य निजवाचक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिए। कह रहा है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आपको हम बताए हैं कि व्युत्पत्ति कहे चाहे जो है रचना कहे, व्युत्पत्ति के आधार पर चाहे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, 3 का 3 हो जाएगा, यानी कि 119 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? 3 भेद हो जाएंगे। कहे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 120 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उससे नाम बोधक क्रिया कहते हैं? नहीं। चलिए अगला देखते हैं कथन क्या दिया है।
कह रहा है कि जब क्रम संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ये भी कथन गलत है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का डिफिनीशन भी यहाँ से आप याद रखेंगे। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तब पहली क्रिया को हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 21 नंबर देखिएगा, कह रहा है 121 इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें जो है क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से 21 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि क्रिया का अर्थ देने वाला शब्द क्रिया के रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है तब वो क्रियार्थक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि उपमा अलंकार का प्रयोग सबसे अधिक कौन करते हैं। तो ध्यान देंगे कालिदास जो है उपमा अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इनका जो है ग्रंथ है रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, और रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि जी रामायण लिखे हुए हैं, आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। तो समास का विपरीतार्थक जब देखिएगा तो समास का जो होता है क्या होता है जी, समास का सही विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप चलिए तो यहाँ पर समास का आप जो है व्यास भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 123 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और विच्छेद का कहे तो विच्छेद का क्या हो जाएगा, आपका संधि हो जाएगा। विच्छेद का विलोम क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 124 अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अप्रमेय, तो अप्रमेय का मतलब होता है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। चलिए आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं तब आप टिक आउट कीजिएगा। देखिए आपको ऑप्शन भी दिखने लगा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। कह रहा है 125 नंबर कि अड़ी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऐसा चिन्ह दिया है विषमयादि वाला, तो ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर कहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भी 8 भेद होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कल 126 नंबर, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वारकरी के ये हैं ज्ञानेश्वर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 126 का 2 सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 127 नंबर देख लीजिए। 127 कह रहा है कि इनमें से विषमयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विषमयादि बोधक अव्यय का उदाहरण पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, धन्य धन्य ये जो शब्द है ये जो है विषमयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार से जो है सावश्य है, तो सावश्य भी जो होगा आपका जो होगा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो आएगा आपका जो है विषमयादि के अंतर्गत आएगा। इस शब्द को सुधार लेंगे यहाँ तालाबे से सावश्य। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर कह रहा है कि वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं। तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत जो है 10 काम दशाएं मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और आप याद रखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगर कहे कि सर्वनाम की कुल संख्या तो 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो ये जो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें आपका प वर्ग में कौन कौन आएगा? तो याद रखिएगा प, फ, ब, भ और म। इसके अतिरिक्त जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ के माध्यम से होता है, यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 130 नंबर कि सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफ़ेद जो है आपका विशेषण है और ये क्या कर रहा है कि गुण बताने का काम कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और एक संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा। कह रहा है 131 नंबर कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा जब राम आया श्याम सो रहा था, ये चिन्ह कैसा है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो इसमें जो है नहीं हुआ है। दूसरा देखिएगा सावस इसी तरह आगे बढ़ते रहो, तो ऐसा चिन्ह दिया है, तो इसको हम लोग विषमयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? तो देख लीजिए यही जो है अर्धविराम का चिन्ह था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 131 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 132 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है दोनों पद जब प्रधान होंगे और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाएगा, तो यानी कि द्वंद्व समास की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के कोई भी पद जो होते हैं प्रधान नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद जो होता है प्रधान होता है। क्रमधारय समास में पहला विशेषण विशेष्य होता है। यहाँ पर क्रमधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 133। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है? जो नहीं है वही जो होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुलोमजा जो है इंद्र का प्रवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। पुलोमजा किसके लिए आया है? तो यहाँ पर इंद्र की पत्नी के लिए आया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इंद्र का प्रवाची नहीं है। वासव जी मुतवाहन जो है ये इंद्र का प्रवाची है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग इंद्र का और भी प्रवाची देखते हैं, जैसे सचीपति होता है, पुरंदर होता है और शक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 134 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऐसा फूल जो पूरा नहीं खिला हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। तो 134 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे इनकी रचना के बारे में, जैसे कहे कि कविता की परख ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ये STT 2025 में पूछा हुआ है कि कविता क्या है, ये किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब ध्यान देंगे प्रेम घन जी जो है इनका संबंध जो है भारतेंदु युग से है, और इनकी पत्रिका जो निकलती है याद रखिएगा नागरी नीरद। कौन सी? नागरी नीरद जो साप्ताहिक पत्रिका है। आनंद कादम्बनी इन्हीं का पत्रिका है जो मासिक पत्रिका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है 135 के बाद 136 से लेकर आपको 150 तक जो है आपको यहाँ से गद्यांश पूछा जाएगा। और गद्यांश आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि गद्यांश बहुत छोटा छोटा होता है, पढ़ के आंसर देना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर का बटन तो बनता ही है, और इससे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।